नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा, जिसमें आज बात होगी पाकिस्तान की, जो कि अक्सर दुनिया के मंचों पर कश्मीरियों पर भारतीय सेना के अत्याचार की झूठी कहानियां सुनाता है। लेकिन अब उसके सुरक्षा बलों ने पीओके में आम लोगों को निशाना बना दिया। खाद्यान्न और बिजली की महंगी कीमतों का विरोध करने वाले लोगों पर फायरिंग हुई। इन झड़पों में अब तक 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 3 की मौत हो गई, एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। ये वही दिन था जब भारत में चुनाव हो रहे थे। श्रीनगर लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड मतदान हुआ। इस तरह पाकिस्तान की पोल खुल गई, जो दशकों से पीओके के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इस आंदोलन ने पाकिस्तान के दावों को उजागर कर दिया, लगातार भारत पर ही आरोप लगाता रहा है। कश्मीरी लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान ने जिस इलाके पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है, वहीं के लोगों को उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए। पीओके में इस वक्त जमीन पर स्थिति तनावपूर्ण बनी है। महंगाई और बिजली को लेकर के आवाम सड़कों पर आ चुकी है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। कई जगहों पर तो भारत का तिरंगा भी दीवार पर लगा दिया गया। अब उस माहौल के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आता है। इसके बाद एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि पीओके तो हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है। जब से अनुच्छेद 370 हटा है, इस मुद्दे की चर्चा और ज्यादा तेज होने लगी है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही कहा था कि कुछ समय बाद खुद पीओके भारत में मिल जाएगा, वो भारत का ही हिस्सा है। वैसे भी जब से पीओके में प्रदर्शन तेज हुए, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ही आवाज बुलंद हो रही है। वहां की हुकूमत के लिए स्थिति नियंत्रण में करना काफी मुश्किलों भरा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं पीओके पर क्या कुछ कहा गया। That someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir and saying that, how is it that people today are actually progressing there? And they know that sense of being under occupation, of being discriminated, of being treated badly. I think clearly that any such comparison would be preying on their minds. And, the gentleman there actually asked me, POK, when would it merge? I don't know what you mean by merge, because it has been India, it is always India. मुझे बताओ सेरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की। आपने सुना, कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं। तो आपने तमाम रिएक्शन तो सुन लिए, लेकिन अब इसके मायने और बेहतर तरीके से आपको हम समझाते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवा दूं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर मोहम्मद अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा विदेश मामलों के एक्सपर्ट है आरती टीकू, वो भी हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड है। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपके साथ ही। बीजेपी और तमाम बड़े चेहरे, अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा हो या फिर राजनाथ सिंह हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर, अलग अलग मंचों से वो कहते रहे हैं कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। और अब जो पीओके में बवाल मचा है, उसी बीच विदेश मंत्री की तरफ से ये कहना, इसके मायने, सियासी संकेत और संदेश आपको क्या समझ में आ रहा है? जी, ये देखिए, विदेश मंत्री साहब ने बिल्कुल सही बात, सटीक बात कही है कि पीओके वो हमारा है, कश्मीर वो हिस्सा हमारा है, पाकिस्तान ने इलीगली भी ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हमारा पूरा इरादा है उसको लेने का। और पहले भी हमने बोला है और कहते हैं समझदार को इशारा काफी है, तो पाकिस्तान को ये ऑलरेडी एक इशारा है, एक संकेत दे चुके हैं हम पाकिस्तान को। अगर उनमें, जो कि उनमें नहीं है वैसे समझ, अगर उनमें हल्की सी भी कुछ समझ बूझ बची होती तो उसको खाली करके वो अफरा तफरी वहां से हो जाए, हमारे छोड़ दें। और अगर नहीं करेंगे तो हमें पता है हमें क्या करना है,
और पाकिस्तान हम सब जानते हैं वो दुम दबा के भागेगा वहां से। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो इलाका हमारा है और हमें लेना ही होगा एक ना एक दिन, वो दिन तो आएगा ही आएगा। और पहले भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने पिछले साल कहा था। उसके बाद उस टाइम पे अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो चीफ साहब के लिए अप्रूव हुए हैं, तब वो आर्मी कमांडर थे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी साहब। उन्होंने भी कहा था यही बात कि हम तैयार हैं अपनी तरफ से, हमको बस हुक्म की जरूरत है, फौज को बस हुक्म की जरूरत है। और फौज जाके अपनी कार्रवाई क्या करनी है उसको अच्छी तरीके से जानती है। अब आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां के जो गिलगिट बाल्टिस्तान, जो के बलूचिस्तान, उनके बलूची हैं, वो क्या कर रहे हैं वहां पे। इनकी प्रोटेस्ट, इतनी ऑपोजिशन हो रही है वहां पे पाकिस्तान में कि उनको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है क्योंकि वो नाखुश है। यह बहुत अहम बात कह रहे हैं और इसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। आरती जी, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। आरती जी भी बतौर विदेश मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आरती जी, तस्वीरें जब आती हैं मुजफ्फराबाद, रावलकोट और ऐसे कई हिस्सों से, पाकिस्तान जो कि हमारे कश्मीर को लेकर के दुनिया भर के सामने गलत तस्वीर पेश करता है, आज उसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आवाज उठ रही है। और वहां पर वो तस्वीर भी सामने आई थी मैडम, जब दीवार पर 2 फ्लैग्स लगे हुए थे, पाकिस्तान के झंडे पर उन्होंने कटमार्क कर दिया था, भारत के झंडे पर उन्होंने कहा था कि हमें भारत में जाना है, भारत ही हमारा इस वक्त जो हालात बने हुए, भारत ही एकमात्र सहारा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान आर्मी 1947 से लेकर अभी तक जो उनका रवैया रहा है, जो उनका अप्रोच रहा है, वो चोरी का रहा है, वो हड़पने का रहा है। 1947 में उन्होंने अंग्रेजों की मदद से, उस वक्त आपको याद होगा अंग्रेज हमारे हुक्मरान थे, और उनकी मदद से उन्होंने जम्मू कश्मीर का एक मेजर हिस्सा, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, उन्होंने वो छल कपट में उन्होंने चोरी किया और उस पे लगातार उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है 75 साल से। लेकिन 75 साल में ये भी साबित हुआ कि पाकिस्तान का जो एक आइडिया था, जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ था और जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, वो पूरा आइडिया फेल हो चुका है, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, पॉलिटिकली। आप समझिए कि इकोनॉमिकली आज ये भिखमंगा देश है, इनके पास खाने को नहीं है, इनके पास पीने को नहीं है, इनके पास पहनने को नहीं है। इनके तो मतलब कॉटन जो है, कॉटन जो सबसे बड़ा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की, जो हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इनको कॉटन खरीदने की उतनी औकात नहीं है कि ये कॉटन के कपड़े पहने इतनी गर्मी में। इनके पास बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये IMF के लोन्स पे अभी जिंदा है और थोड़ा बहुत जो चीनियों का पैसा मुझे लगता है कि यही तो वजह है, वहां पर जो लोग जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है, वही सड़कों पर उतर रहे हैं कि हमसे जो टैक्स वसूला जा रहा है वो अन्यायपूर्ण है, उसका कोई तो तर्क है नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हम देखते हैं तो इसकी छवि है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये लेने वाली सरकार है, आर्टिकल 370 को लेकर के भी, और ऐसे भी कई सारे बड़े और कड़े कदम उठाए गए हैं। हाल के वर्षों में हम देखें तो बोल्ड स्टेप्स उठाने को लेकर के भी इंटरनेशनली, अगर भारत, हम आगे इस पर चर्चा करते रहेंगे क्योंकि मुद्दा अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनावी दौर में जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है वो आप तो देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से POK के मसले को लेकर के इस वक्त जो स्टेटमेंट आ रहा है सामने, उस पर हम कर रहे चर्चा। और आरती टीकू जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि जो मौजूदा सरकार है, अगर हम इंटरनेशनली देखें तो इसकी पहचान एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड डिसीजन मेकर सरकार के तौर पर है। कई सारे बड़े और कड़े कदम उठाए गए हैं, आर्टिकल 370 उसका एक एग्जाम्पल है। अगर ये सरकार और इसके नुमाइंदे ये कहते हैं कि POK हमारा था, है, हम लेकर के रहेंगे, तो इसका मैसेज क्या जाता है इंटरनेशनली, और इंटरनेशनली अफेयर्स पर कितना असर आप देख रहे हैं इसका? देखिए, भारत ने 1947 से लेकर लगातार ये मेंटेन किया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, गिलगित बल्तिस्तान जो है, हमारा हिस्सा है। और हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे ये बात रखी गई है। लेकिन ये सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, इन्होंने, मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा डिसाइसिव जो अपनी दृढ़ता जो दिखाई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए, वो उन्होंने अगस्त 5, 2019 को दिखाई, जब उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया और यूनियन टेरिटरीज बनाई जम्मू एंड कश्मीर की,
एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और ये जो मैं कहूंगी कि ऐतिहासिक उन्होंने स्टेप उठाया, उससे ये पूरी दुनिया को ये समझ आया, ये क्लियर हो गया कि ये सरकार, मोदी सरकार जो है, ये अपने जो मैनिफेस्टो में ये जो चीजें इन्होंने लिखी है, ये वो पूरा करने में बिल्कुल डिटरमिन्ड है और ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपको याद होगा कि गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात कही और कहा कि वो तो हमें कुछ भी करना पड़े, हम मर जाएंगे, लेकिन हम वो वापस लेके रहेंगे। तो इसमें किसी को संदेह नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई संदेह है, 5 अगस्त 2019 के बाद कोई भी संदेह है कि भारत ऐसा कदम उठा सकती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पीओजे के हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देख रही है, आप ही की वीडियोस दिखा रहे हैं कि पीओजे के लोग जो है खुद भारत के साथ शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, इसका तो प्रमाण भी है कि वहाँ के लोग खुद ये बात कह रहे हैं। वहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो खुद इस बात का जिक्र करते हैं और वो तो पाकिस्तान को कोसते हुए कहते हैं कि अपना मुल्क संभल नहीं रहा और कश्मीर की बात कर रहे हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ मेजर साहब, क्योंकि पीओके को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, कश्मीर को लेकर के हमारे देश में सियासत भी खूब होती है। हालांकि इस चर्चा में मैं सियासत को शामिल नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि एक टिप्पणी आई, एक स्टेटमेंट दिया गया विपक्ष की तरफ से और कई नेता ने यह कहा कि भाई आप पीओके को, पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते, उनके पास भी एटम बम है। इधर बीजेपी के नेता और बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरो मत, हम पीओके भी लेकर रहेंगे। क्या मंशा आप बतौर डिफेंस एक्सपर्ट समझते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट, क्या मैसेज आपको समझ में आ रहा है? प्रिया जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो आरती जी ने कहा बिल्कुल सही बोला। दूसरी बात है कि ऐसी बयानबाजी हो रही है। आपने कहा आप सियासत को ज्यादा नहीं चाह रही थी, लेकिन आपकी मजबूरी मैं बिल्कुल समझता हूँ और ये बिल्कुल रिलेटेड है। तो देखिए, इसको मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि एक तरफ भारत गर्व करता है कि हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ जैसे कि हमारे विदेश मंत्री साहब ने कहा कि बाकी लोग कहेंगे कि भाई अरे इनसे नाराज मत करो, इनकी इज्जत करो, क्योंकि ये न्यूक्लियर शक्ति है। न्यूक्लियर शक्ति होंगे ये अपने घर पे पाकिस्तान, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के जो पिता थे, इन्होंने एक बार कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज की तारीख में आप देख रही है आपके स्क्रीन पे, भूखे नंगे हाल है पाकिस्तान के। FATF की ग्रे लिस्ट में था ये पाकिस्तान। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनको लोन देने को तैयार नहीं है। भिखारी का कटोरा लेकर घूम रहे हैं। क्या फायदा हुआ? अरे क्या फायदा हुआ? आप इतनी बड़ी महाशक्ति, आप कह रहे हैं आप एटम बम है, न्यूक्लियर पावर है, आपने बंदूक ले ली, आपको गोली डालने के पैसे नहीं है, क्या डालोगे? पत्थर। आपने बड़ी महंगी गाड़ी ले ली, पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, क्या डालोगे? पानी। तो पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, वो ना एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है। उनको चिंता है कि हमारी जीडीपी, हिंदुस्तान की जीडीपी इतनी ऊंची कैसे हो रही है, हम इतनी बड़ी इकॉनमी कैसे बढ़ रहे हैं, हम ग्लोबल पावर कैसे बनने वाले हैं। ऑलरेडी ग्लोबल पावर है, हम सुपर पावर कैसे बनने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान के ऊपर टिकी हुई हैं। लोग लुकअप करते हैं हिंदुस्तान को। पाकिस्तान के लोग, वो लोग अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। उनको बिल्कुल सही बोला है कि इनको ना कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है, कोई हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है। ये अपने में ही सक्षम है, आत्मनिर्भर है। ये जैसे हम आत्मनिर्भर भारत है ना, हम अपनी इक्विपमेंट खुद बना रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं फिलीपीन जैसे अन्य देशों के लिए। पाकिस्तान आत्मनिर्भर है अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अपने आप को बर्बाद करने के लिए। और यही जो इनकी ट्रेनिंग होती है, विधायन। और बड़ी बात ये भी है मेजर साहब, क्योंकि कई सारे ऐसे वीडियोस तो सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं जिसमें वहाँ की आवाम ये कह रही है कि भारत एक तरफ चांद पर पहुँच गया और हम आतंकी से निकल ही नहीं पाए, आतंक घटनाओं से हम निकल ही नहीं पाए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन आरती जी, इसकी मुख्य वजह आप क्या समझती हैं बतौर फॉरेन एक्सपर्ट? क्योंकि जब पाकिस्तान की बात होती है, गरीबी, गुर्बत और जिस तरीके से अभी मेजर साहब ने कहा कि वो एटम बम तो ज़रूर बनाएंगे भले ही घास खा ले, इसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर जितने हुक्मरान हैं, क्या उनकी कभी प्राथमिकता इस तरीके से रही नहीं कि आवाम को वहाँ पर ये जो सुविधाएं हैं वो मिल सके?
देखिए, सबसे मूल कारण पाकिस्तान की का जो कोलैप्स हुआ है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, उसका सबसे मूल कारण ये है कि पाकिस्तान एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। जो पाकिस्तान आर्मी है वो सब चीजें इकोनॉमिक लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे कंट्रोल करती है, वो पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है, वो मीडिया कंट्रोल करती है। आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की मर्जी के बगैर वहां कुछ होता नहीं। और पाकिस्तान आर्मी ने 1947 से लेकर पहले ही जो फाउंडेशन रखी पाकिस्तान की कि वो देश जो है वो इस्लाम पे बनाया गया है, वो इस्लाम के लिए जहाद करना है। 1947 से जो नफरत का बीज उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर बोया कि पाकिस्तान जो है वो एंटी इंडिया है, वो एंटी हिंदू है, वो बना ही एंटी हिंदू और एंटी इंडिया के बेसिस पे है। और वो जो नफरत है, उस नफरत की वजह से अंदर ही अंदर पाकिस्तान खोखला हो गया, गरीबी बढ़ती गई, पाकिस्तान आर्मी चोरियां करती रही, करप्शन इतनी की कि पाकिस्तान आर्मी वालों के बच्चे जो है वो 2-2, 3-3 सिटीजनशिप लेके बैठे हैं। उनके पास बड़े बड़े एस्टेट्स है, उनके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है, लेकिन आम जनता जो है वो गरीबी में जूझ रही है। आम जनता के पास पढ़ने के लिए नफरत के सिवा, नफरत वाली किताबों के सिवा कुछ नहीं है, और उनके लिए खाने के पास कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने जो करप्शन की वजह से, आपको याद होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक, उसमें उन्होंने इतना करप्शन किया कि चीनी लोग जिन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट की थी कोई $50 बिलियन की, $49 बिलियन की, वो भी दंग रह गए कि उसमें कुछ हुआ नहीं, सीपेक फेल हो गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स में कोई सक्सेस मिली नहीं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने बहुत पैसा बनाया। पाकिस्तान आर्मी के बारे में आयशा सिद्दीका ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, हुसैन हक्कानी ने बहुत अच्छी किताबें लिखी है, मिलिट्री इंक कहते हैं इसको, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट है। इन्होंने अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट माना, और उन्होंने समझा कि तालिबान और हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, अल कायदा, आईसिस बना के ये सबको कंट्रोल में रख सकते हैं। इनको ये लगा कि भारत में यानी कि अगर मैं एक लाइन में आरती जी इसको कहूँ तो यही है कि पाकिस्तान का जो भविष्य लिखने वाले हैं उनके हाथ में स्याही भी काली है, और इसी वजह से काली ही नजर आती है। आरती जी, एक और सवाल, क्योंकि हम देखते हैं और ये बहुत मौजूदा प्रश्न है कि OIC को लेकर के, क्योंकि इस्लामिक समूह है, कई मरतबा पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा है। कई सारे देश ऐसे जो कि बाहरी तौर पर कह देते हैं कि हाँ इस पर तो हम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी पाकिस्तान को अलग थलग छोड़ देते हैं इस पूरे मसले पर। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का आज कोई दोस्त नहीं बचा है पूरी दुनिया में, वो चीन हो या अमेरिका। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान बनने के बाद ही उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एलाई किया, और वो US ब्लॉक के एक पार्टनर बने। और इस तरफ जैसे ही दुनिया का रुख बदला सितंबर 11 के बाद, और जिस तरह से उन्होंने अमेरिकन ट्रूप्स को भी डुबोया, उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को भी डुबोया। जो अफगानिस्तान में 20 साल से भी ज्यादा जो वॉर था उसमें अमेरिकन को हार मिली, और उसका कारण यही था कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो उनको लगातार धोखा देती रही, पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों को धोखा देती रही, और उसके कारण अफगानिस्तान में तालिबान वापस आया और अमेरिकन को डिफीट का सामना करना पड़ा। तो आज की डेट में अमेरिकन भी पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करते, पाकिस्तान आर्मी को ट्रस्ट नहीं करते। तालिबान भी आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी को ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने भी वहां पे अपने फैक्शन जो है हक्कानी फैक्शन को समर्थन करते रहे, और बाकियों को के साथ उनके लोग मरवाते रहे। वैसे ही उनका चीन के साथ भी, चीन को भी आज भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जो है कुछ अच्छा कर सकती है और उनको धोखा नहीं दे सकती। तो पूरी अगर देखा जाए, बलोचिस्तान में लोग जो है वो पाकिस्तान आर्मी से दुखी है, सिंधी लोग पाकिस्तान आर्मी से दुखी है, पश्तून लोग पाकिस्तान आर्मी से दुखी है। मैं कहती हूँ कि पंजाबी जो आप
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, अगर आप देखें कि जिस तरह की उनकी रैलीज होती है, तो वो भी जो इमरान खान के लिए भी जो रैलीज निकली, तो वो भी पाकिस्तान आर्मी से दुखी है। वैसे ही मैं कहूंगी कि आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी का कोई दोस्त नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान आर्मी चूंकि इतनी करप्ट है, वो अपने देश को बेच बेच के अपनी जेबें भरेंगे और अपने तहखाने भरेंगे। बिल्कुल, और इसकी तो बांगी हमने कई मर्तबा पाकिस्तान में देखी है। मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन मेजर साहब मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि जब पीओके की बात होती है तो कूटनीतिक तौर पर इसकी महत्ता क्या है ये हर कोई समझता है। वहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान से तो खुद वहाँ की आवाम जो है पीओके की वो त्रस्त है, लेकिन दूसरी तरफ चीन जो कि इस रास्ते का पूरा इस्तेमाल करता है, चीन पाकिस्तान इस्लामिक कॉरिडोर के लिए। ऐसे में कितना अहम होगा भारत के लिए ये, और ख़ास तौर पर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि चैलेंजेस इस पूरे फेज में कितने ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं? जी देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए प्रिया जी, इसको अगर मैं ऐसे देखूं तो पाकिस्तान की दोस्ती है चीन के साथ, दिली दोस्ती नहीं है, ये मतलब की दोस्ती है, एक डील है। ये सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से, और कोई खास वजह, कोई मोहब्बत है नहीं। जैसे कि फर्ज करिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, जैसे कि हमारी और रूस की 75 ईयर से ज्यादा दोस्ती है, तो हमारी दिली दोस्ती है। कोई मतलब नहीं है कि हम कुछ मतलब चाह रहे हैं उनसे। पाकिस्तान के मित्र ही नहीं है, कोई इनके मतलब के अलावा कोई इनसे मतलब करना ही चाहता। अब आप देखिए, हमारी भी डील हो रही है ईरान के साथ, 10 साल का लंबा पैक्ट। जैसे अमेरिका ने भी एक नाखुशी जताई है इसके लिए, लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखा जाए इससे हमको बहुत एडवांटेज मिलेगा, चीन के लिए भी और पाकिस्तान के साथ भी। तो हम ऑलरेडी एक एडवांटेजेस पोजीशन में हैं। वैसे तो हम, अगर ये सवाल अगर हमारे से कोई पूछे हमारे लिए चेतावनी कौन सी बड़ी है, चीन या पाकिस्तान, हमारे लिए कोई चेतावनी नहीं है, हम इनके लिए चेतावनी है ना। तो उस तरीके से प्रिया जी, अगर देखा जाए तो इनका कोई स्टैंडिंग है ही नहीं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। ये केवल, जैसे चीन जो है वो केवल प्रोपेगेंडा में यकीन रखता है, हवा में गैस भर देगा बिल्कुल, और पाकिस्तान उनका छोटा भाई इसे सीख रहा है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन पड़ोसी है चीन के आगे कि ये लो भैया तुम हमारी जमीन रख लो। पाकिस्तान ने अपने बिल्कुल कटोरे फैलाए हैं चीन के आगे। तो अगर हम देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि चीन की तो विस्तारवादी नीति रही ही है, चीन की तो सोच ही यही है, फिर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क को समझ में नहीं आ रहा कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल 100% नहीं, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो इस्तेमाल हो रहा है, उनको अच्छे से मालूम है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने अपने, आप यकीन मानेंगी प्रिया जी, उन्होंने अपने देश से बाघ, शेर बेचे हैं गधे के माफिक चीन को। अपने, यार कोई एक मुल्क अगर अपने शेर बेच रहा है गधे के माफिक, आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल होगा उनका। क्योंकि वो गरीबों को खाना खिला दे ना, उनको नौकरी दे दे ना, लेकिन उनको एटम बम बनाना है, घास फूस खा के भी, घास खाएंगे ये। और इसी वजह से जो विद्रोह की चिंगारी है वो पाकिस्तान से उठती रहती है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस अहम विषय पर भारत 24 के दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, और विदेश मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक ये बात कह चुके हैं, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा।